So today we are going to talk about carcinoma of larynx. We have already seen the anatomy of larynx. हमने डिटेल में समझा है कि कैसे उसके अंदर में diseases which can affect the vocal cord, diseases that can occur in मतलब infections due to infections of the larynx and congenital disorders and disorders because of vocal cord paralysis or neuromuscular disorders of the vocal cord. तो आज हम इस सीरीज ऑफ लैरिंग्स के लेक्चर्स का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स. And carcinoma of larynx is very important for undergraduates and postgraduates, both for 2-3 reasons. One, most commonly you will get a specimen of larynx in your exam for both undergraduates and postgraduates. तो और larynx हम निकालते हैं हमेशा for carcinoma of larynx के लिए है. The only other neurological, non-malignant indication for total laryngectomy was bilateral complete paralysis. So कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लैरिंग्स का स्पेसिमेन होता है तो वाइवा आपका पूरा कार्सिनोमा के ऊपर में जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस, और होर्सनेस ऑफ वॉइस इज अ लॉन्ग केस फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स बोथ. और इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी काफी सारे बनते हैं, फ्रॉम इटियोलॉजी टू स्टेजिंग टू ट्रीटमेंट टू रिहैबिलिटेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, for most of the head and neck cancers, the etiological features remain pretty much the same. क्योंकि ये airway का part है, तो smoking is the most important etiological factor. We also can attribute viral infections due to HPV or drinking, tobacco chewing. ये सारे भी आपके etiological factors है, but the most important is the smoke that you're inhaling. Active, both active and passive. स्मोकिंग आपके लिए हानिकारक है एंड इट कैन गिव राइज टू वोकल कॉर्ड कैंसर्स और laryngeal cancers. Now, before we understand or go into the details of laryngeal cancers, I just want to revise once again the spaces of larynx. If you remember, हमने बात करी थी कि सबसे ऊपर हमारा होता है vestibule, that is your the cavity of the supraglottis, and then there is a ventricle, that is the space between false chord and the true chord on the lateral aspect, and then there is a subglottic space. और एक हमने स्पेस की बात करी थी रिंकीज एडिमा के अंदर में, that is the space between the mucosa and the muscle of the vocal cord. तो वो रिंकीज स्पेस कहलाता है. इसके अलावा दो और स्पेसेस होती हैं जो अदरवाइज बिनाइन कंडीशंस के अंदर में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने पहले नहीं कवर किया था, बट मेलिग्नेंसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं. दिस इज योर प्री एपिग्लॉटिक एंड योर पैराग्लॉटिक स्पेस. व्हाट आर दीज स्पेसेस? ये आपका एपिग्लॉटिस है, राइट, और ये आपका थायराइड कार्टिलेज है. तो एपिग्लॉटिस के पहले, दैट इज बिटवीन द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन and the epiglottis, this space that you are seeing जहां पे ये yellowish color का fat है, this is your pre-epiglottic space. This is your pre-epiglottic space, also called as space of Boyer's, space of Boyer. Now the other space that we were talking about was paraglottic space. Paraglottic, तो ये आपका स्पेस जो है ये सुप्राग्लॉटिस है, ये फॉल्स कॉर्ड हो गए और ये ट्रू कॉर्ड हो गए. तो ये क्या स्पेस हुई? ये स्पेस हो गई आपकी वेंट्रिकल. वेंट्रिकल. सो जो आपका इसके लैटरल स्पेस है, दैट इज ये आपका थायराइड कार्टिलेज है. तो कार्टिलेज और म्यूकोजा के बीच में जो फैट भरा हुआ है, दिस इज योर पैराग्लॉटिक स्पेस, और ऑल्सो कॉल्ड ए स्पेस ऑफ टकर. स्पेस ऑफ टकर. नाउ व्हाई आर दीज टू स्पेसेस इंपॉर्टेंट? प्लीज रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू स्पेसेस. एक फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो ये है कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ कैंसर. स्प्रेड ऑफ कैंसर क्यों? आप कहेंगे कि भाई स्प्रेड तो सिंपल सी बात है कि अगर सुप्राग्लॉटिस के अंदर कोई मेलिग्नेंसी है तो वो ग्लॉटिस में चली जाएगी, ग्लॉटिस की मेलिग्नेंसी सब ग्लॉटिस में चली जाएगी. इट्स वेरी सिंपल. नो, इट डजंट हैपन दैट वे. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है वो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स कम बैक टू दैट पॉइंट, दैट जो हमारा ग्लॉटिस होता है, दैट इज योर वोकल कॉर्ड का रीजन, यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज है ही नहीं. लिम्फ नोड्स है, मतलब लिम्फेटिक्स है ही नहीं जो ड्रेन करें किसी लिम्फ नोड के ऊपर में. सो देयरफॉर, बिकॉज देयर आर नो लिम्फेटिक्स, देयर विल बी नो डायरेक्ट स्प्रेड. यहाँ पे वोकल कॉर्ड एक तरीके से बैरियर है फॉर स्प्रेड बिटवीन द
supraglottis and subglottis. So if a tumor of the supraglottis has to go down, it will first erode the epiglottis, go into the pre-epiglottic space and come out, or it will go into the paraglottic space and through that it will come down. So that is why spread of cancer happens through these spaces. All right. Why through these spaces? Because of lack of lymphatics at the level of glottis. ठीक है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ये कैंसर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज बेसिकली ये जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस के अंदर में है क्या चीज? इन स्पेसेस के अंदर मेनली है फैट. एज यू कैन सी इस डायग्राम के अंदर में भी हमारा येलोइश है पूरा, टू डिपिक्ट द फैट. तो इस स्पेस के अंदर में फैट होता है, very little amount of blood vessels and lymphatics. So it's mainly the fat. Now because there is fat and very little blood supply, यहाँ पे जब कोई ट्यूमर चला जाएगा तो वो बहुत इजीली यहाँ पे नेक्रोसिस कॉज कर देगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो वो नेक्रोसिस कॉज कर देगा. And remember one very important thing, very soon we are going to cover a lecture on oral cancers where I will discuss the principles of therapy. बट राइट नाउ आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिमेंबर कि किसी भी पेशेंट को अगर आपको रेडिएशन थेरेपी देनी है तो रेडिएशन थेरेपी के लिए वो रीजन जहां पे आपको रेडिएशन देना है वहां पे बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए. अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से काम नहीं करेगी. तो वो एरिया जैसे कि बोन्स के अंदर हो गया या फैट के अंदर हो गया, ऐसी जगहों पे रेडिएशन बहुत अच्छे से नहीं जाता है. नेक्रोटिक एरियाज के अंदर में रेडिएशन अच्छे से नहीं जाएगा. सो इफ द ट्यूमर स्प्रेड्स टू दीज स्पेसेस, सॉरी, if the tumor spreads to these spaces, then the effect of radiation is very less, or we call this as radio resistant tumors, radio resistant cancers. radio resistant मतलब इन ट्यूमर्स, जब ट्यूमर स्प्रेड हो जाएगा इन स्पेसेस के अंदर में तो रेडिएशन का इफेक्ट बहुत कम आएगा. and that is why spread to these spaces is one of the indications for doing a surgery to remove the larynx. So if the CT scan tells you that the tumor has spreaded to pre-epiglottic space or paraglottic space, then you must understand that we will see in the staging कि ये है तो stage 3, but still you would like to give, I mean you would like to go ahead with surgery as a treatment of choice. So therefore इन स्पेसेस के दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस हमने पढ़े हैं. एक तो स्प्रेड ऑफ कैंसर occurs via the spaces, and if in the spaces necrosis occurs तो वहां पर रेडिएशन थेरेपी नहीं दे पाएंगे. and radiation therapy is one of the very important tools for CA larynx. how and why, let us see in the next slide. So now let us first understand about the different subtypes of subsets of the larynx और उसके कैंसर के बारे में समझ लेते हैं. We already know that there is supraglottis, there is glottis and then there is subglottis. ये हम already पढ़ चुके हैं. सुप्राग्लॉटिस के कैंसर को कहेंगे सीए सुप्राग्लॉटिस, सीए ग्लॉटिस, सीए सबग्लॉटिस. ठीक है, ये भी चलो क्लियर हो गया. अब हम समझते हैं कि सुप्राग्लॉटिस के अंदर में अगर कैंसर हुआ, लेट अस से द ट्यूमर इज इन्वॉल्विंग द epiglottis, or the tumor is involving the aryepiglottic fold, or the tumor is involving the false vocal cords. तो ये ट्यूमर का मेन प्रेजेंटेशन क्या होगा, क्योंकि ये एपिग्लॉटिस के अंदर में, और एपिग्लॉटिस का रोल कहाँ आता है, जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस बंद कर देता है लैरिंजियल इनलेट को. सो दीज पेशेंट्स हु आर हैविंग CA supraglottis are going to present you with one, throat pain. All right. Second, they will present to you with dysphagia. Although larynx का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है swallowing के साथ में, except for the fact that the epiglottis closes the laryngeal inlet. लेकिन क्योंकि ये कैंसर की वजह से एक तो इनलेट अच्छे से क्लोज नहीं होगा, और दूसरा आपका वहां पे ग्रोथ है तो वो खाना उसको टच होते हुए जाएगा. सो dysphagia occurs because of that. And sometimes if the tumor is too big, you can, or it is involving the rima vestibuli region, then there can be even respiratory distress. all right, so ये आपके presentations हो सकते हैं for CA supraglottis.
we have studied that supraglottis has got the richest blood supply in the entire larynx, richest, and therefore one of the early presentations will be lymphadenopathy, that means metastasis to the lymph node. हमने ये भी पढ़ा था कि सुप्राग्लॉटिस कहाँ ड्रेन करता है, मेनली लेवल 2 एंड लेवल 3, that is upper and middle jugulo-digastric lymph nodes. So therefore they will present mainly with lymphadenopathy. All right, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीए ग्लॉटिस. ग्लॉटिस मतलब वोकल कॉर्ड का ट्यूमर हो गया. अब वोकल कॉर्ड का ट्यूमर होगा, वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट किसके लिए होता है, फॉर स्पीच. सो द अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीए ग्लॉटिस विल बी hoarseness of voice, will be hoarseness of voice. So hoarseness of voice is the earliest presentation of which malignancy, CA glottis. CA glottis will present earliest with which symptom, hoarseness of voice. Of course, क्योंकि glottis या रीमा ग्लॉटिडिस, दैट इज द स्पेस बिटवीन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये स्पेस जो है आपकी नैरोएस्ट स्पेस होती है पूरे लैरिंग्स के अंदर में. तो अगर पेशेंट का जब ट्यूमर एडवांस हो जाता है और ये स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, देन द पेशेंट विल आल्सो कम टू यू विद स्ट्राइडर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ऑलराइट, एंड लिम्फेडेनोपैथी होगी इसके अंदर में, नहीं होगी. अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. ग्लॉटिस हैज गॉट no lymph node drainage or no lymphatics. Please remember this. All right, what about tumors of the subglottis? Subglottic space में जब ट्यूमर जाएगा तो वो आपका एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. और सीए सबग्लॉटिस जो होता है, दैट अगेन मेनली प्रेजेंट्स टू यू विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ऑल राइट, दैट प्रेजेंट्स टू यू विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. सो हैव यू अंडरस्टूड कि अलग अलग रीजन के कैंसर कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे. दे विल सीए सुप्राग्लॉटिस विल प्रेजेंट विथ मोर ऑफ थ्रोट पेन एंड डिस्फेजिया एंड लिम्फेडेनोपैथी. Glottis will present with hoarseness of voice and stridor, and subglottis will present with respiratory distress, also with lymphadenopathy, क्योंकि subglottis का lymphatic drainage अच्छा होता है. बट बेस्ट किसका है, सुप्राग्लॉटिस का. सबग्लॉटिस हमने बात करी थी कि कहां पर ड्रेन करता है, लेवल 3, 4 and also sometimes in the level 6, that is your prelaryngeal and paratracheal group of lymph nodes. So ये आपका lymphadenopathy भी cause कर सकता है. So have you understood what is the presentation of different type of malignancies? We have understood this very, very well. If we have understood this, then I also want to tell you now about something else, that is your spread of tumor या staging of tumor. स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर हम कैसे करते हैं, स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर द लीजन इज गोइंग. तो हमारा जो टीएनएम स्टेजिंग को हम फॉलो करते हैं, एम फॉर मेटास्टेसिस, एन फॉर नोड्स एंड टी फॉर ट्यूमर की साइज या ट्यूमर का लोकेशन. तो हम क्लियरली बात करते हैं T1 लीजन कौन सा है. T1 लीजन वो है जो एक सबसाइट को इन्वॉल्व कर रहा है, कोई भी एक. So if the tumor is involving just the, let us say, supraglottis or just the vocal cord, yeah, just your subglottis, so T1 will be one subsite. All right, and also what is the status of vocal cords? Vocal cords are mobile. So even if it is the lesion of the glottis, vocal cords are still mobile. Voice production फिर भी आ रहा है और एक vocal cord ही involve हो रहा है. ठीक है, एक वोकल कॉर्ड को हम एक सबसाइट गिनेंगे. T2 क्या होता है, व्हेन द ट्यूमर इज इन्वॉल्विंग मोर देन वन सबसाइट या टू सबसाइट्स पे चला गया है. टू सबसाइट्स का मतलब क्या है, सुप्राग्लॉटिस का ट्यूमर है वो ग्लॉटिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, या ग्लॉटिस का ट्यूमर है वो सबग्लॉटिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, या एक तरफ का वोकल कॉर्ड था वो दूसरे तरफ के वोकल कॉर्ड को भी इन्वॉल्व कर रहा है. सो टू सबसाइट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व. वोकल कॉर्ड्स आर स्टिल मोबाइल. इनका मोबिलिटी स्लगिश हो सकता है, हैम्पर्ड हो सकता है, बट लॉस्ट नहीं है, यानी कि वोकल कॉर्ड हिल तो रहे हैं. तो हो सकता है वीकनेस हो गई हो उनके अंदर में, लेकिन हिल तो रहे हैं वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. व्हाट इज स्टेज 3? स्टेज 3 इज व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर फिक्स्ड. तो वोकल कॉर्ड्स अब आपके हिलने बंद हो गए हैं. इट कुड बी वन साइड, टू साइड, डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूमर. बट लेट अस से इफ द ट्यूमर इज ऑन माय राइट part of glottis, then the right vocal cord is fixed. Fixed matlab it is not moving because of tumor, only the left vocal cord is moving. So one vocal cord is fixed. Also it can involve the spaces. Spaces matlab pre-epiglottic space, paraglottic space,
इन स्पेसेस को इन्वॉल्व कर सकता है। और थायराइड कार्टिलेज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन कार्टिलेज को पूरा इरोड नहीं किया है। सो इंटरनल लैमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज कैन बी इन्वॉल्व, बट देयर इज नो इरोजन ऑफ द कार्टिलेज थ्रू एंड थ्रू। And stage 4 is, of course, when the tumor has gone beyond larynx and it is involving, more important, more than beyond larynx, it is involving the cartilages of larynx. Cartilages मतलब आपका थायराइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, अगर ये कार्टिलेजेस इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपका डायरेक्टली स्टेज 4 बन जाता है। एंड रिमेंबर, कार्टिलेज के अंदर में ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो स्टेज 4 का जो कैंसर होगा वो आपका डायरेक्ट जाएगा कहां पर? फॉर लैरिंजेक्टमी। ऑलराइट, तो ये पेशेंट को रेडिएशन लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। सो हैव यू अंडरस्टूड द TNM T staging of the CA larynx? End staging is similar to what we do in oral cavity lesions. That is, N1 is a lymph node, ipsilateral lymph node less than 3 centimeter. N2 is either a lymph node less than less than between 3 to 6 centimeters or multiple lymph nodes. And N3 is a contralateral lymph node or a lymph node more than 6 centimeters. So again that remains the same. And M means metastasis है या नहीं है. But here I want to introduce one more term for all of you, and please remember this term that is called as transglottic malignancy. What is transglottic malignancy? Transglottic malignancy का मतलब ये होता है ऐसा ट्यूमर जो तीनों सबसाइट्स इन्वॉल्व कर रहा है। सो इफ अ ट्यूमर इज इन्वॉल्विंग सबग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सुप्राग्लॉटिस, ऑल थ्री, it is a transglottic malignancy. Transglottic malignancy is often considered to be a stage 4 tumor or a good indication for radiation for laryngectomy. आपको ट्रांसग्लॉटिक मैलिग्नेंसी के अंदर में लैरिंग्स को बचाना नहीं है, आप सीधा सीधा लैरिंजेक्टमी करेंगे। ठीक है, सो ट्रांसग्लॉटिक मैलिग्नेंसी अगर आपके सामने वर्ड आया, मोस्ट ऑफ द स्पेसिमेंस दैट यू यूजुअली गेट इन योर ENT museums are transglottic malignancies. All right, so transglottic means involving all the subsites and it is an indication for total laryngectomy. Have you understood this? Staging और spread के बीच में कोई difference, कोई doubt नहीं है? If you have a doubt, please go back to the video again, see the video, or you leave in a comment. We will discuss this again in another point. All right, now let us go ahead to the treatment of CA larynx. ट्रीट कैसे करेंगे हम CA larynx को? Now if it is a T1 lesion that is involving just the single vocal cord or single subsite on the epiglottis or some part in the subglottis, if it is a single T1 lesion, for T1 lesion the treatment is either a laser excision of that tumor. So I'm going to write down over here, either a laser एक्सीजन और रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, सो T1 लीजन के लिए हम लेजर से उसको एक्साइज कर सकते हैं या हम उसको रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। इस टाइप का अगर लीजन है आपका जो सिंगल वोकल कॉर्ड पे इन्वॉल्वमेंट है, तो हम प्रेफर यही करेंगे बस लेजर से उस लीजन को या वोकल कॉर्ड को निकाल दें। उसको हम कहते हैं कॉर्डेक्टमी। इट कैन बी अ पार्शियल कॉर्डेक्टमी और अ टोटल कॉर्डेक्टमी, पर वोकल कॉर्ड को निकाल देते हैं हम और रेडिएशन की जरूरत नहीं है। सो इट इज आइदर ऑफ द टू, नॉट दैट यू हैव टू डू लेजर आल्सो एंड रेडिएशन आल्सो, सो यू कैन डू एनी वन। T2 lesion अगर है, that means it is involving either both the vocal cords or supraglottis with vocal cord, मतलब multiple subsites हो गए लेकिन vocal cord mobility है, तो उस केस में हम डायरेक्ट रेडिएशन थेरेपी ही करेंगे। सर्जरी का इतना ज्यादा रोल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट की स्पीच को, वॉइस को हम बचा सकें। T3 का अगर लीजन है तो उसके अंदर में हम क्या करेंगे? T3 मतलब बोथ द वोकल कॉर्ड्स आर फिक्स्ड नाउ, ऑलराइट, और द ट्यूमर हैज स्प्रेडेड टू द स्पेसेस, प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, पैराग्लॉटिक स्पेस में चला गया है। तो हम जब तक हम वॉइस प्रिजर्व कर सकते हैं, वी विल गो फॉर RT। इफ पैराग्लॉटिक स्पेस वगैरह के अंदर में नेक्रोसिस दिख रहा है, बहुत ज्यादा ट्यूमर लोड दिख रहा है CT स्कैन के अंदर में, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर सर्जरी। व्हाट यू कैन डू इज सर्जरी। ठीक है, सो सर्जरी कौन सी करनी है, वी विल डिस्कस इन जस्ट अ मिनट। एंड
like this kind of a lesion, it is involving multiple, this side photograph, it is involving multiple subsites. All right, so this kind of tumor, if the CT scan is showing it is going into paraglottic space or pre-epiglottic space and the load is too much, then probably radiation may not be able to cover up the tumor very well, and surgery may be required in such cases. T4 lesion agar hai, that means it is involving the cartilages or has gone beyond the larynx, then definitely you have to do surgery. Plus you have to also give radiation, but after surgery, that is called as post-operative radiosurgery, radiation therapy, that is PORT, post-operative radiotherapy. ठीक है, तो अभी अपने को ये समझना है कि सर्जरी करनी क्या है. वैसे देखा जाए तो सर्जरी में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज हैव बीन एडवोकेटेड फॉर लैरिंग्स. जैसे कि एक तो होता है टोटल लैरिंजेक्टमी, जिसको हम कहते हैं TL, दैट इज टोटल लैरिंजेक्टमी, और दूसरा होता है पार्शियल लैरिंजेक्टमी. ऑलराइट, पार्शियल लैरिंजेक्टमी. अभी टोटल लैरिंजेक्टमी का मतलब तो क्या है कि पूरा से पूरा लैरिंग्स हमने निकाल दिया. दैट मीन्स यू remove entire larynx just above the trachea, you remove the whole larynx as one specimen. पार्शियल लैरिंजेक्टमी जो है आपका, वो आपका दो टाइप से होता है. इनमें हॉरिजॉन्टल पार्शियल लैरिंजेक्टमी भी होता है और वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी भी होता है. इसमें करना क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए सिर्फ एक सिंगल साइड का वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है, जैसे अगर मान लीजिए ये ट्यूमर है ना, इसमें ओनली वन साइड देयर इज ट्यूमर लोड, द अदर साइड इज फ्री, देन यू कैन डू अ वर्टिकल हेमीलैरिंजेक्टमी, यानी कि आप वर्टिकल पार्शियल लैरिंग्स को निकाल दो. और अगर आपका मान लीजिए सिर्फ सुप्राग्लॉटिस तक ही इन्वॉल्व है, तो आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी या हॉरिजॉन्टल पार्शियल लैरिंजेक्टमी कर सकते हो. लेकिन ये कंडीशंस, ये सर्जरीज आजकल बहुत कम कर दी गई है बिकॉज ऑफ रेडिएशन थेरेपी और समथिंग व्हाट वी कॉल एज वॉइस कंजर्वेशन सर्जरी. नाउ those who are my friends who know me from a long time, they will be laughing at this point. Remember when I was a postgraduate student, तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल एग्जाम के अंदर में देयर वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन वॉइस कंजर्वेशन सर्जरीज, and somehow I didn't understand the question and I wrote something else which I can't share right now. But what my teacher wanted to ask was this: वॉइस कंजर्वेशन सर्जरी का मतलब ये है हम किस किस तरीकों से एक बार वोकल कॉर्ड को बचा सकें और पेशेंट की वॉइस को बचा सकें. इसके अंदर में आप लेजर कॉर्डेक्टमी के बारे में बात कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल पार्शियल लैरिंजेक्टमी के बारे में बात कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ वेरी गुड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लैरिंग्स, बिकॉज लिम्फेटिक्स इतने अच्छे हैं, ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी है कि आपका रेडिएशन थेरेपी बहुत अच्छे से काम करता है. सिर्फ अगर वो कार्टिलेजेस में चला गया है या प्री एपिग्लॉटिक पैराग्लॉटिक स्पेस के अंदर में नेक्रोसिस कॉज कर रहा है, तो आप प्रेफर करोगे सर्जरी ऑप्ट करना. अदरवाइज गो फॉर रेडिएशन थेरेपी एंड प्रिजर्व द वॉइस ऑफ द पेशेंट. ऑल राइट, नाउ इफ वी रिमूव द एंटायर लैरिंग्स, ये हमने निकाल दिया, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पेशेंट. एक तो पेशेंट ब्रीद नहीं कर पाएगा नोज के थ्रू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे का ये जो ट्रेकिया है ना, इसको हम खींच के और बाहर लाके एक परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी बना देते हैं. सो देयर विल बी अ परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी थ्रू व्हिच द पेशेंट इज गोइंग टू नाउ ब्रीथ. तो इसको हम कहते हैं परमानेंट स्टोमा. क्या वो खा पाएगा? हाँ, वो खा पाएगा, बिकॉज वी हैव डन नथिंग टू द एलिमेंट्री ट्रैक. तो पेशेंट का खाने का रास्ता एकदम क्लियर है. पर क्या वो बोल पाएगा? तो बोलने के लिए थोड़ा सा जरूर प्रॉब्लम हो सकता है. तो रिमेंबर व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स: रेस्पिरेशन, फोनेशन, रेस्पिरेशन, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लंग, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन, और डेवलपिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. सो फोनेशन करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, वो अभी हम देखेंगे. रेस्पिरेशन करने के लिए परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी बना देते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ कफ करने के लिए हम जो फैरिंग्स का जो वॉल है उसको कंप्लीटली सूचर कर देते हैं, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो नहीं बना पाएगा. सो दिस पेशेंट कैन नॉट डू वेट लिफ्टिंग, शुड नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन, and if it is a female patient, should not give child birth by normal delivery.
ठीक है, उसको सिजेरियन ही ऑप्ट करना चाहिए इफ दैट फीमेल इज अ यंग पेशेंट, अनफॉर्चुनेटली उसकी लैरेंजेक्टमी अगर हो रखी है तो. Also, swimming is one activity that should not be done because directly water will go inside and cause aspiration. So now how can the voice be produced? तो वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में तीन ऑप्शंस हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्री ऑप्शंस वन बाय वन. एक हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये अपना एयरवे है जो बाहर की तरफ अब खुल रहा है और ये अपना एलिमेंट्री ट्रैक है. तो हम इन दोनों के बीच में एक प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं, एक वन वे वाल्व लगा सकते हैं. वन वे वाल्व का मतलब क्या है कि खाना नहीं जाएगा ये डायरेक्शन में नहीं होगा, पर ये डायरेक्शन से एयर जा सकती है. तो क्या होगा, लंग्स के अंदर जो एयर है वो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट इट विल गो थ्रू दिस पाथवे, और जैसे हम बोलते थे वैसे ही ये वाल्व अपना हिलेगा अगर, तो ये वोकल कॉर्ड्स का काम करेगा. ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज टीईपी, ट्रेकियो इसोफेजियल प्रोस्थेसिस. यहां पे हमारे पास दो तरीके के प्रोस्थेसिस होते हैं विच आई वांट टू शो यू. One prosthesis is this is called as a Blom-Singer prosthesis. Which prosthesis? This is called a Blom-Singer. ठीक है. And there is another prosthesis which is an Indian prosthesis, and this is a Pange valve prosthesis. ठीक है. This is a पांजे वाल्व प्रोस्थेसिस. ये वन वे प्रोस्थेसिस है. इसमें क्या होता है, आपका जो एयर है वो थ्रू दिस वाल्व विल कम आउट थ्रू द फेरिंग्स एंड देन थ्रू द ओरल कैविटी. तो जैसे हम बोल रहे हैं अभी कुछ उस प्रकार की ही आवाज आती है. देयर इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस? इट कैन कॉज नेक्रोसिस और इट कैन कॉज अ परमानेंट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला. तो ये आपका थोड़ा सा एक बिग प्रॉब्लम है. एंड समटाइम्स देन यू विल आल्सो स्टार्ट हैविंग एस्पिरेशन. तो वो एक इशू को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रिक्योइसोफेजियल प्रोस्थेसिस. द अदर ऑप्शन वी हैव इज व्हाट वी कॉल एज इसोफेजियल स्पीच. इसोफेजियल स्पीच में क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कैसे करते हैं, हमारे लंग्स में से हवा जाती है वोकल कॉर्ड के थ्रू और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को टीच करते हैं कि वो जो स्टमक के अंदर एयर है उस एयर से वॉइस निकालने की कोशिश करे और हमारा फेरेंजियल वॉल और पैलेट जो है उसके वाइब्रेशन से वॉइस निकले. ये वॉइस थोड़ी सी ब्रीदी वॉइस होती है. सो ये पेशेंट कुछ इस प्रकार से बोलेंगे. तो ये पेशेंट की जो आवाज होती है मोर लाइक अ विस्परिंग साउंड होती है. ठीक है. सो इन दिस व्हाट वी यूज द air in the stomach and the pharyngeal muscles as the vocal cord vibrators. All right, they will vibrate. The third is something called as electrolarynx, what you are seeing in this photograph. ये एक मशीन है जो एक वाइब्रेशन, जब हम फेरिंग्स के ऊपर रखते हैं तो ये वाइब्रेट करती है और फेरेंजियल मसल्स को वाइब्रेट करती है. लेकिन इसके अंदर में ये वाइब्रेशन ना एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं तो आवाज थोड़ी रोबोटिक आती है. तो हमको ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बात कर रहा है. राइट. I would like to, I don't know if I have a photograph, I'd like to share this video. Let's see this video. Let's talk about the dream slot, the one place where it works best. So this is the exact kind of voice like a robot that you will get in the patient who is using electrolarynx. This is a very good prosthesis. इसमें आपको कोई रिएक्शन, फिस्टुला, नेक्रोसिस का कोई डर नहीं है. ये एक्सटर्नल डिवाइस है, बैटरी ऑपरेटेड है. आप कभी भी अपने साथ लेके घूमो, बात करो, आवाज भी काफी अच्छी आती है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द गुड ऑप्शंस यू हैव. See, if you ask me ideally which is the best way to rehabilitate voice, the best natural way to rehabilitate voice is using a prosthesis. But prosthesis के अपने reactions और complications होते हैं. So otherwise I think if the patient is motivated, then electrolarynx is a very good option. So what is this? This is a electrolarynx. All right.
सो हैव यू अंडरस्टूड कि हम रिहैबिलिटेशन कैसे करने वाले हैं वॉइस का? हम रिहैबिलिटेशन करने वाले हैं बाय आइदर अ प्रोस्थेसिस, esophageal speech और electrolarynx. Have you understood this? Very good. Now this covers up our entire topic on CA larynx. We have understood the etiology, we have understood the spread, we have understood the staging, presentation, investigations. Oh sorry, we forgot the investigation. Investigation क्या करोगे? Of course OPD के अंदर में तो आप एंडोस्कोपी करके देख लेंगे, but you will do biopsy by doing direct laryngoscopy. That is the investigation of choice. Also CT scan to find out the staging, which is the most common type of cancer. Squamous cell carcinoma is the most common variety of CA larynx. एडिनोकार्सिनोमास वगैरह भी देखे गए हैं, कॉन्ट्रोसार्कोमास भी देखे गए हैं, बट द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ malignancy is squamous cell carcinoma. And then we have seen the treatment: radiation, cordectomy, radiation, and surgery, types of surgery, and the complications and the sequelae. Just before I close, just a small 1 minute talk I want to do about one more condition that क्योंकि अभी हमने स्पेसेस की बात करी है तो मैंने इस लेक्चर के लिए छोड़ रखा था. दिस स्पेस, lateral space, that is called as ventricle. You all know that this is called as ventricle. इसका दूसरा नाम भी है एक, that is called as ventricle of Morgagni. Ventricle of Morgagni. We have seen sinus of Morgagni. Sinus of Morgagni हमने कहाँ देखा था? In the pharynx between the skull base and the superior constrictor. This is ventricle of Morgagni. यहाँ पर क्या होता है? Because this is a mucosal outpouching. This is a mucosal outpouching. If you blow very hard, मान लीजिए आप कोई ट्रम्पेट या कोई बांसुरी सॉरी कोई शहनाई इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट ब्लो करना चाहते हो, अगर आप वोकल कॉर्ड बंद करके, नोज बंद करके जोर लगा के उसको ब्लो करोगे तो ये जो पाउच है ना, ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा. इनिशियली इट विल कम आउट इन द स्पेस दैट इज अवेलेबल, बट अगर आपने बहुत ज्यादा या रिपीटेडली इसको ब्लो करा तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके और बाहर आ जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैरिंगोसील. व्हाट वी कॉल दिस एज लैरिंगोसील. सो इट इज लाइक अ cystic swelling coming out of larynx. All right. How does it look? Let me show you a photograph. Maybe you will understand it better. See, can you see this patient? This patient के अंदर में हमारा एक swelling आ रही है जब ये blow कर रहा है. So normally there is no swelling, but when they blow hard, there is a swelling. Commonly seen in patients, I mean people who blow instruments. तो जो ट्रम्पेट ब्लोअर्स होते हैं या ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनके अंदर कॉमनली देखा जाता है. ये स्वेलिंग साइड से क्यों आ रही है? ये स्वेलिंग साइड से इसलिए आ रही है क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट हियर देयर इज थायराइड कार्टिलेज जो इसको आगे के आने से रोकेगा. ठीक है. सो ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन से बाहर आएगी जो साइड से बाहर निकलेगा. ऑलराइट. If you see, this is exactly how it will look. So let me just show this diagram now to you all, so you will understand what a laryngocele is. Okay. So laryngocele looks like this. Here you can understand there is an outpouching. It is coming out from thyroid membrane. अब इसके अंदर में जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट, जो अंदर की तरफ स्वेलिंग है वो है इंटरनल कंपोनेंट, और सुप्राग्लॉटिक रीजन के अंदर में हमें ये स्वेलिंग दिखेगी. सो अगर आप एंडोस्कोपी करोगे इस पेशेंट का तो आपको इस एंडोस्कोपी के अंदर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. लेट मी जस्ट शो यू हाउ दिस लुक्स. समथिंग लाइक दिस यू विल सी. Can you see this photograph? In this photograph we can see that there is a swelling in the supraglottis. ये vocal cord है दूसरी साइड का, पर इधर supraglottis के अंदर में बल्ज है जो आपका शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका इंटरनल कंपोनेंट है लैरिंगोसील का. क्योंकि इसके अंदर में हवा भरी हुई है ना, लैरिंग्स में कुछ नहीं होता, हवा होती है. इफ यू टच दिस स्वेलिंग देयर विल बी हिसिंग साउंड लाइक एयर बबल्स है अंदर में. और जैसे ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम में हमने करा था, डाइवर्टिकुलम में आप करोगे तो गर्गलिंग साउंड आएगी, और उस साइन को हमने क्या साइन बोला था? ब्राइसिस साइन. इस साइन को हम कहते हैं बॉयसीस साइन. बॉयसीस साइन इज व्हाट? बॉयसीस साइन एंड ब्राइसिस साइन. ठीक है. ये होता है
Brice sign is seen in laryngocele, and Boyce sign is seen in Zenker's diverticulum. So it is nothing but basically एक swelling है जिसमें जब आप palpate करोगे या auscultate करोगे तो gurgling sound आएगी, जो Boyce और Brice sign कहा जाता है. How are you going to treat it? You are going to treat it by surgery. So there is no other option. You have to treat it by surgery. अगर सिर्फ internal component है इसका तो आप एंडोस्कोपिक सर्जरी करके भी इसको रिड्यूस कर सकते हो, पर अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट है तो यू विल हैव टू डू अ एक्सटर्नल अप्रोच सर्जरी. सो ये दिस थिंग यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर laryngocele. It is surgical only. So have you understood now everything about larynx? If there is a doubt, please leave in a comment, and if you haven't understood anything, you can ask me. Please make sure that you solve the questions given in the description below. Thank you.